नमस्कार, द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट और फाउंडर हुराबियन सोलोमन के मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका स्वागत है इस चर्चा में। तो थैंक यू। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल पर। क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल, इसके फाइन पॉइंट्स क्या हैं? डॉक्टर मनोज कुमार। जी, इनफैक्ट कुछ समय पहले भी हमारी वार्तालाप हुई थी इस पे, जब ये जी, बिल का टेक्स्ट नहीं था हमारे पास, और हमने एक तरीके से एक आंकलन किया था कि क्या रूपरेखा रहेगा बिल का और शायद क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जी, उस समय से अभी के बीच में चूंकि बिल की टेक्स्ट विमेन रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 128th अमेंडमेंट की कॉपी अब सार्वजनिक हो गई है, आ गई है। जी, तो अब जाके उस पे फोकस करके डिस्कशन करते हैं। आई थिंक ब्रॉड लेवल पे जो आउटलाइन है इस अमेंडमेंट का, वो ये कहता है कि 33%, तो तीन लेवल हैं प्रोविजंस के। एक तो दिल्ली के लिए अलग, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे संविधान में जैसे ब्रेकडाउन दिया हुआ है, जी, तो दिल्ली राज्य के लिए अलग और बाकी राज्यों के लिए अलग, और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए अलग। पर तीनों मोटे मोटे तौर पे एक ही बात कहती हैं कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन होना चाहिए। और जहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन, वहाँ उस रिजर्वेशन में 33% भी होना चाहिए। और जब जहाँ भी ऐसे केसेस हैं, कुल मिला के 33 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो 33 जो है वो जो पहले से रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें 1/3 भी वुमेन रिजर्वेशन होंगी, और उसको मिला के इन टोटल 33% पूरे स्ट्रेंथ हाउस की जो है उस पे वुमेन्स की रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है। इसको कार्यान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूपरेखा दिया गया है, वो ये है कि ये प्रोविजंस जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए हैं, जो लाए जा रहे हैं इस बार, वो लागू होंगे डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद। सो प्रक्रिया की शुरुआत होगी डिलिमिटेशन की, और जब वो संपन्न हो जाएगी, उस डिलिमिटेशन के प्रोसेस में वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसा हमने पहले भी अपने पिछले डिस्कशन में भी बताया था कि जी, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए जाएंगे कौन से सीट्स रिजर्व रहेंगे। बिकॉज हम एक स्कीमेटिक लेवल पे कह देते हैं कि 33% ऑफ रिजर्व कैटेगरी, 33% ऑफ द एंटायर हाउस, वो सब तो आंकड़े हैं ओवरऑल, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करते समय कौन हाँ, कौन से ये एक्चुअल कंस्टिट्यूएंसी होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो डिलिमिटेशन के प्रोसेस में उसको किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक ये भी डिस्कशन बार बार उठा है कि डिलिमिटेशन क्यों, हम अभी क्यों नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल कि जैसे डिलिमिटेशन से बाकी, क्यों जोड़ा गया? बिल्कुल जैसे बाकी कानून आते हैं। जब तक बिल लाके एक्ट नहीं बनता है, तब तक ऑर्डिनेंस ली जाइए, उसकी कॉन्फर्मेशन करा लीजिए, लॉ पास करा के, वगैरह वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कानून मात्र लाने की बात नहीं है। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक कानून नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन की ही अमेंडमेंट है, 128th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो ये है। दूसरा, कानून मात्र ला देने से ये इम्प्लीमेंटेशन के केपेबल नहीं है, बिकॉज जो कंस्टिट्यूएंसीज की आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए आंकड़े बहुत पुराने हैं, हमारी सेंसस बहुत पुरानी है, और इसीलिए डिलिमिटेशन नए सेंसस के फिगर्स के बेसिस पे करने का जो फोकस है, वो लॉ में भी यही कहता है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस। तो नए सेंसस के बेसिस पे, ताकि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो हो, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी की भी प्रक्रिया हो, उसके साथ में वो थोड़ा रियलिस्टिक हो, वो कोई 40-50 साल पुराने आंकड़े कोई बेसिस पे ना हो। बिकॉज दो बार तो हम 25-25 साल फ्रीज में रहे हैं। पहला 25 साल जो 2001 में खत्म हुआ, उसके बाद 25 साल और। तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 50 साल से ली ही नहीं गई है, कम से कम ये दोनों फ्रीज के ड्यूरेशन को ही देखें तो। इसलिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया, सेंसस और इन दोनों को मिला के
आइडेंटिफाई करना, ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है। इसलिए शायद ये मात्र एक कानून बना देने से इसको फिर वो सिर्फ दिखावे का कानून रहेगा। फिर दूसरी एलिगेशन शायद आ सकती है कि सिर्फ एज अ पॉलिटिकल गिमिक एक लॉ पास कर दिया गया, हाँ, बट वो जी, टूथलेस लॉ है, उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से खोखला आज आज की जो सरकार है उसके दोनों 2014 और 19 दोनों के मैनिफेस्टोज में ये एक डिक्लेरेशन था, वुमेन्स रेगुलेशन बिल। एट द सेम टाइम जो ऑपोजिशन है वो कहती है ओरिजिनली हमारा आइडिया था ये। तो हर तरह के तमाम लोग हैं जो इसकी क्रेडिट भी लेना चाहते हैं और इमेजिन भी करना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए, मतभेद भी है। इस सारे चीज के दौरान यदि एक मात्र लॉ लेके आ जाए कोई और उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फार्स होगा। तो जी, डिलिमिटेशन से लिंक करने के अलावा शायद कोई और ऑप्शन है नहीं इसका। और बाकी जो एकाध एकाध पॉइंट पे कहीं थोड़ी वेगनेस है, बिकॉज एक तरफ तो ये बिल कहता है कि जो प्रोविजंस हैं वुमेन रिजर्वेशन को लेके जो इस एक्ट में दी गई हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी डिलिमिटेशन के संपन्न होने के बाद, और 15 साल बाद लैप्स हो जाएंगी। तो वेरी क्लियरली कि ये रिजर्वेशन सिर्फ 15 साल के आमतौर पे 3 पार्लियामेंट्री टर्म्स या 15 साल के ड्यूरेशन के लिए है। और उसके ठीक बाद वाला प्रोविजन कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून बना के इसको एक्सटेंड कर सकता है। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा 15 साल में लैप्स होना, और उसको फिर आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक छोटी जो इंफीरियर कानून होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होगी वो कैसे आप पास करेंगे बिना कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किए दोबारा। ये थोड़ी सोचने की बात है। इट्स कैच 22 सेल्फ डिफीटिंग क्लॉज है। जी, शायद इस पे होपफुली जब डिस्कशन होगी तो इसको और देखने की जरूरत है कि यदि एक्सटेंशन की प्रोविजन रखनी भी है तो भी वो एक्सटेंशन की प्रोविजन, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया से ही हो। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को आप उससे इंफीरियर एक कानून लाके अपने से बड़े कानून को आप नहीं अमेंड कर सकते हैं। तो लीगल पॉइंट है, और आई एम श्योर बहुत लीगल माइंड्स हैं पार्लियामेंट में भी और सारे डिस्पेंसेशंस में, और कोर्ट्स भी हैं। एट सम पॉइंट ये इशू रहेगा डिस्कशन में, आई थिंक। अदरवाइज बिल फेयरली सिंपल है, बहुत लिमिटेड क्लॉजेज हैं, बहुत ज्यादा लेंथी कुछ नहीं बनाया हुआ है। जी, सो ये रहा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। बाकी आप बताएं कोई और जी। स्पेसिफिक क्वेरीज इसमें हैं तो। जो आपने भी बात कही और हम चर्चा कर रहे थे कि ये कहीं कानूनी पेचीदा ना बन जाए, इतनी कानूनी पेचीदगियों में ना फँस जाए ये, और कि इसका जो लागू करना है वो इतना लंबा लटक जाए कि ये जाके 2029 तक इसको हमें इंतज़ार करना पड़े, लेकिन 27 साल तो बीत चुके हैं। अगले 6 साल यानी और 33 साल, और उस बात की भी अभी कोई एश्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। इसको एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि एक तरह से ऐसा तो नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वो एक तरह से आई वॉश कर रही है। वेल, इसके दो तो पहलू इतना हैं जो लंबा आपने वक़्त बोला कि एक तो, सॉरी, बताएं। जी, इतना लंबा वक़्त क्यों? क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था? जी, तो ये दो पहलू हो गए। एक तो आईवॉश की जिसमें मैं बाद में आता हूँ। जी, दूसरा इतना लंबा दौर जो लगने की उम्मीद है इसमें। सो मैं चांद पे जाने में हमें कितने साल लगे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में पहुंचे हम चांद पे। सो पॉइंट इज कि हमारी जो संविधान बनी थी और संविधान की जो रूपरेखा थी, जो भी उसकी बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े दिग्गज, उन्होंने अपना एक बिल्कुल अपना सोच इसमें दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी बहुत लोग थे। तो ये सारे लोगों के डिस्कशन के बाद जो संविधान हमें मिला उसमें विमेंस रिजर्वेशन लाने के लिए हमें अब भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए कि जो आंकड़े आप देखेंगे, शायद 1951 या 57 में शायद 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, जो नहीं, 22 वुमेन कंटेस्टेंट्स थे, जो शायद अभी 750 कंटेस्टेंट इस साल वाले इलेक्शन में लास्ट जो हमारा बीता है, वही एक फासला पहुंचा है
जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज है विमेन की, वो परसेंटेज मोर और लेस वहीं का वहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड था, क्या विजन स्टेटमेंट था, क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबिलिटी थी, अ, कहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोग थे उनसे कुछ चूक हो गई, या हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तोड़ मरोड़ दिया ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा ही ना रह पाए, जैसा वो शुरू में बना था। जो भी है, बहरहाल जैसा भी रहा हो, बट प्रोसेस यदि ये अचीव करना है तो जैसा मैंने समझाया कि एक तो कानून चाहिए सबसे पहले कि रिजर्वेशन जी। है, उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्चुअली में आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि 100 में से ये 33, तो 100 में से ये 33 पार्लियामेंट में बैठ के कानून नहीं बना सकता है, बिकॉज वो एक उसका इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टाइम टू टाइम स्टडीज और उनकी प्रक्रिया रहती है, और डिलिमिटेशन की सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी एक ओवरड्यू है। तो मेरे ख्याल से दोनों दो चीजें हैं, एज लॉन्ग एज हम दोनों चीजों पे सीरियसली काम कर रहे हैं तो ये टाइम शायद वो मिनिमम टाइम है, उससे कम लग ही नहीं सकता है। यदि शायद वो फ्रीज नहीं रहता, हम 1 मिनट के लिए 2001 में इसी पार्लियामेंट ने 25 साल के लिए डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगा दिए, अब मान लीजिए वो फ्रीज नहीं रहता आज के दिन, तो शायद डिलिमिटेशन ऑलरेडी अभी हो चुका रहता है एक बार और, जी। बट फ्रीज की वजह से वो प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हो सकता है। अब वही प्रोसेस स्टार्ट होगा 25 में, बिकॉज 26 तक तो फ्रीज है, वो तब स्टार्ट होगा तो जो भी हम रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहे हैं वो डिलिमिटेशन और सेंसस के बेनिफिट से होना चाहिए, वो स्टडी के बेनिफिट से होना चाहिए, ताकि आज की रियलिटीज के करीब हो, 25 साल पुरानी रियलिटीज के करीब ना हो। तो मेरे ख्याल से तो जो मिनिमम टाइम है वो लगेगा, हो सकता है वो टाइम जी। हमें दिख रहा हो 3 साल, बट यदि उससे कम टाइम में कॉन्स्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई करने का कोई प्रोसेस हो तो शायद कोई सामने लेके आए तो मे बी वो एक ऑल्टरनेट देखा जा सकता है। बट अभी के समय में तो मुझे लगता है इससे फास्ट ट्रैक कानून बनाना, एक जो अभी यदि बन जाता है तो बन जाएगा, इम्प्लीमेंट करना उसके लिए जो टाइम लैग लगना है कंस्टिट्यूंसी आइडेंटिफाई करने के लिए, दोनों दो चीजें मेरे ख्याल से मिनिमम टाइम फ्रेम पे। अभी ये बिल भी यही कहता है कि जैसे ही ये डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा ये लागू हो जाएगा और 15 साल वैलिड रहेगा, और लागू तब से होगा जब से डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा। वो कमेंसमेंट ऑफ द डिलिमिटेशन की बात करता है, वो टर्मिनोलॉजी यूज्ड है इसमें। तो जब जी। भी ये स्टार्ट होगा तब से 15 साल लागू रहेगा। तो जी। तो ये तो कहा जा सकता है। और आई वॉश की जहां तक बात है, हम्म, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसका, जी। बट हाँ ये बात जरूर है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, चाहे वो हम्म, रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से हो कि पार्टीज मिनिमम 50% वुमेन को ही फील्ड करें, चाहे वो पार्लियामेंट हो या जुडिशरी हो या ओवरऑल आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप को देख लें, आई थिंक बहुत जी। दयनीय स्थिति है। और जिस तरह की हम ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं, ग्लोबल लीडरशिप जब तक हम अपने इंटरनल जो हमारे सेक्शंस है सोसाइटी की, चाहे वो आप जेंडर के बेसिस पे ले लें या इकोनॉमिक डिवाइड के बेसिस पे ले लें, जेंडर में भी 3 जेंडर्स की बात करें, वाई ओनली वुमेन, सो व्हाई नॉट द थर्ड जेंडर एज वेल, किसी भी तरीके से जितने भी हमारे सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। जैसे सबका साथ जी। सबका विकास का एक बात होता है, तो यदि हम सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं तो ग्लोबल लीडरशिप की तो, दुनिया को तो बात की बात है लीडरशिप देने की, पहले हम अपने अपने आप इंटरनली तो लीडरशिप दे पाए सबको। तो ये तो ओवरड्यू है, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, और यदि हो रहा है तो फिर आई वॉश कैसा। हाँ, यदि हाफ विल से हो रहा है तो एक अलग बात है, बट मेरे ख्याल से कानून यदि बन जाता है तो कानून बन जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में है उसमें यदि हो रहा है तो फिर हो रहा है। जी। अब जैसे डिलिमिटेशन की बात की, उससे इसे जोड़ा गया है, क्या अब डिलिमिटेशन फ्रीज़ है, क्या उसको अनफ्रीज़ किया जा सकता है? उसकी क्या प्रक्रिया होगी संसद में? दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे 1992 में, तब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें पंचायत राज और लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, रिज़र्वेशन दिया गया था। फिर किस तरह से हमारा जो एससी-एसटी रिज़र्वेशन है वो लागू हुआ था? क्योंकि कंपैरिज़न तो ज़ाहिर तौर पर होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए,
उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें किस तरह से कानून बनाया गया। आप जिस तरह कहते हैं कि कानून बनाना और लागू करना 2 अलग बातें हैं, दोनों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। तो हम अपने यहाँ जो पहले हुआ उसको देखेंगे। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी हम बहुत बुरी स्थिति में दिखाई देते हैं जब हम महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। हम अपने आस-पास के जितने देश देख लें उससे कंपैरिज़न करें तो हम अ, काफ़ी हमारा परसेंटेज बहुत कम है, पार्लियामेंट में 15% के अराउंड महिलाएँ हैं। और इससे पहले करीब 11-12% थी 2014 में, 19 में थोड़ा बढ़ी। तो बहुत स्लो प्रोसेस है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह आपने कहा टिकट्स तो देती नहीं है, अगर टिकट देंगी तो जिता के लाना भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप टिकट दे रहे हैं तो आप जिता के भी लाएँ। आप अगर इतने ही आपको महिलाओं की फ़िक्र है तो आप जाके बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज़ टिकट क्यों नहीं देती हैं उन्हें, अपने आप ही आ जाएँगी। बिल्कुल, यस, तो यस। मतलब सब राजनीति तो खेल ही रहे हैं, वो दिखता है महिलाओं को भी। अब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल मूवमेंट और मीडिया और पॉलिटिशियन सब कनेक्टेड हैं। पहले शायद इतना कम्युनिकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत बढ़ा दिया है। तो अब आपके कंक्लूडिंग कमेंट इस पर, क्या जी, समाधान आप देखते हैं? क्या विकल्प हैं? कानूनी क्या पहलू हैं? जी, एक तो जो पास्ट में जो भी हुआ है रिजर्वेशंस अलग-अलग सेगमेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, पंचायती राज के लेवल पे हो, अभी हम विधानसभा और पार्लियामेंट के लेवल पे, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले से काफी क्लियरली डिफाइन कर चुकी हैं कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा। जी, तो एक वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है सबके लिए। और तो एग्रीगेट ऑफ एनी रिजर्वेशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस उसको लेके। और यहाँ तो ये बात कर रहे हैं कि जो पहले से रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके अंदर 33% विमेन का होगा और ओवरऑल भी विमेन का होगा। तो रिजर्व कैटेगरीज में भी 33%, नॉन रिजर्व में 33% और ओवरऑल 33%। तो एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वुमेन रिजर्वेशन का, ताकि उसकी डुप्लीकेशन ना हो। और तो बाकी रिजर्वेशन से इसको ज्यादा शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट कि जहाँ पे ये एड ऑन हो रहा है वहाँ 50 के नीचे रखना पड़ेगा इसको। पहला तो ये है। दूसरा है आई थिंक पॉलिटिकल विल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल जी, इशू है यहाँ पे। बिकॉज 2008 में भी जैसे स्टार्ट हुआ था, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में नहीं पास हो पाया। आई थिंक पॉलिटिकल विल दिख जाना चाहिए। और पॉलिटिकल विल दो स्टेजेस पे आता है। एक तो कानून बनाने में, जिसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है अमेंडमेंट की, जी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यदि ये पर्सपेक्टिव आता है कि ये जो अमेंडमेंट्स है वो राज्यों के रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट को अफेक्ट करती हैं, तो शायद राज्यों का भी रेटिफिकेशन चाहिए होगा। वो भी क्वेश्चनेबल जी, है, कुछ रोटेशन की यहाँ पे भी दी गई है क्लॉज जो पिछले में नहीं थी। बट यदि वो प्रोसेस है तो लोकसभा राज्यसभा की प्रोसेस है तो पॉलिटिकल विल निकल के आना चाहिए कि हमने शुरू किया है तो कानून इसको बना के बिल्कुल देश को देंगे। और फिर उसके सेकंड फेज आफ्टर दैट कम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आई थिंक पॉलिटिकल विल सही जगह पे रहेगा तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इट हैज टेकन अस मोर देन 75 इयर्स। इतने समय लग गया, कोई बात नहीं। और थोड़ा एक आध साल वेट कर सकते हैं जो मिनिमम टाइम फ्रेम है। बट ये होना तो बहुत बहुत अनिवार्य है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार हमसे बात करने के लिए और इसके सभी कानूनी पहलू हमें समझाने के लिए। और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो बहुत नीचे हैं हम। महिलाओं को राजनीति में लाने में इतना ही चकते हैं। और जिस तरह की सोशलाइज़ेशन की भी बात होती है कि पुरुषों को ज़्यादा ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं से कैसे पेश आएँ, उनकी पब्लिक स्पेस में उपस्थिति को लेकर वो क्यों असहज हो जाते हैं, क्यों उन्हें वो थ्रेट के तौर पर दिखाई देने लग जाती हैं। और जिस तरह की आधी आबादी है वोटर पिछले 2019 में हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा कि बराबर महिलाएँ आ रही हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ी सजग हो गई हैं कि महिलाओं के लिए सोचना दे चाहिए, एटलीस्ट मैसेज तो देना चाहिए। लेकिन महिलाएँ भी समझदार हैं, वो भी देख रही हैं कि क्या रियलिटी है और किस तरह की पोस्चरिंग की जा रही है और वास्तविकता क्या है, उसमें फ़र्क अगर दिखाई देगा तो वो भी समझेगी। तो हर तरह से कोशिश की जानी चाहिए कि और सोशलाइज़ेशन में जब बात आती है कि किस तरह से स्कूल में, कॉलेजेस में एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि महिलाएँ भी लीडरशिप पोज़ीशन पर आ सकती हैं, महिलाएँ भी राजनीति में एक बड़े ओहदे पर पहुँच सकती हैं। और आधी आबादी है तो देश में अगर कानून बनाना है या फिर देश को चलाने के लिए निर्णय लेने हैं तो उनकी बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय, अपने विचार और जो इसके पहलू हैं कानूनी, उस पर हमसे अपने विचार साझा करने के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारी चर्चा वुमेन रिजर्वेशन बिल पर कि उसके क्या बारीक पहलू हैं, उसके कानूनी पहलू क्या हैं और किस तरह से इसमें पहले क्या हुआ और आगे की हम क्या देख रहे हैं कि किसमें क्या-क्या इसके स्टेजेस हो सकते हैं, किस तरह ये आगे बढ़ेगा और इसमें कितनी पेचीदगियाँ हैं। तो तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की और इसकी और जो डिटेल्स है वो आनी अभी बाकी हैं क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो बहुत छोटा-सा 2 पेजेज़ का उसमें है डिटेल्स जो है क्लॉज़ेज़ हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं। अ, तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और इस चर्चा को देखने के लिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे आप लाइक करना, इसे शेयर करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब हैंडल हम आपकी स्क्रीन पर है @YouTube द मीडिया यूट्यूब पर इस हैंडल के ज़रिए हम कार्यक्रम हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। अपने सवाल, अपने कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।